नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी बांदा जिले की है। बांदा जिले की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी काफी हैरतगंज है। इस कहानी को अब ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो वाकई आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके पैरों तुरंत जमीन खिसक जाएगी कि ये आखिर इस जमाने में हो क्या रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जो इतना बुरा कर देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह वही विनती गुजारिश है कि जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए नए आए हुए हैं, जितने भी बहन हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक के परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि चैनल नया है तो जब तक आप लोग प्यार और सपोर्ट अपना नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके बिना प्यार और सपोर्ट की बदौलत हम नहीं चल पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखते हैं कहानी के लास्ट में कुछ हमारे जो दोस्त हैं कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम लूंगा और वो कहाँ से कमेंट करते हैं और क्या करते हैं। अगर मिलेगा समय तो हम इसमें जरूर जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है बांदा जिला, और इसी बांदा जिले का एक गांव है मटौना थाना, मटौन थाना। और इसी मटौन थाने का एक गांव लगता है चमराहा गांव। इसी चमराहा गांव का एक व्यक्ति जो सुबह सुबह टहलने के लिए निकलता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि सुबह सुबह लोग टहलने के लिए निकलते हैं, और निकलने के बाद चाहे वो शहर हो या फिर देहात हो, हर जगह के लोग टहलने के लिए निकलते हैं। जब वो निकलता है तो जैसे ही गांव के बाहर पहुंचता है तो सड़क जो होती है, पीच होती है गांव में, उसी पीच पर जैसे ही वो चल रहा होता है तब तक उसे कुछ कुत्तों की इकट्ठे होने की आहट मिलती है। कुछ कुत्ते वहां पर भौंक रहे थे, और कुत्ते जब इस कदर भौंक रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर जानवर मरा हुआ है, और वहां से बदबू भी आ रही थी। अब इसीलिए जो व्यक्ति है वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि हो सकता है कोई जानवर मरा होगा, लेकिन कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम था, लगभग उस समय 5 से 5:30 हो रहे थे, यानी 5:30 हो रहा था। उसी टाइम वो जो व्यक्ति जब उधर पहुंचता है तो बदबू बहुत तेज आ रही थी, और जो कुत्ते हैं उधर ही भाग भाग के जा रहे थे, और कुछ कुत्ते और दौड़ते हुए भी उधर से आ रहे थे। जब ये बात देखता है वो, तो वो एक बार सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो कुत्ते वहां पर पहुंच करके इतने बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। जब वहां वो व्यक्ति पहुंचता है तो देखता है, तो देखने के बाद जो वो झाड़ी के पीछे था, और झाड़ी के पीछे जब जैसे ही पहुंचता है तो वहां से चीखते हुए बाहर निकलता है। जब चीखते हुए बाहर निकलता है तो आस पड़ोस के जो कुछ लोग रोड पे जा रहे थे वो सब उसकी चीख को सुन करके उसके पास पहुंचते हैं। जब उसके पास पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब ये बातें वो पूछते हैं तो जो व्यक्ति है वो बिना कुछ बोले भाग रहा था, लेकिन उसको लोग शांत कराते हैं पकड़ करके। बता पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, ऐसा तुमने क्या देख लिया जो इतनी जोर से चीखे हो, भाग रहे हो। वो व्यक्ति हाँफते हुए कहता है कि जाकर के देखो, वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। जब ये बातें लोग सुनते हैं कि लाश पड़ी हुई है तो फिर सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वहां पर लोग पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब देखते हैं वहां का जो मंजर, उस मंजर को देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। एक जो बॉडी पड़ी हुई थी, उस बॉडी में ऐसा वो लग रहा था कि एक लड़की की बॉडी है, यानी कि सीधा सीधा कह लें कि वो लड़की की ही बॉडी थे। लेकिन उस लड़की के गर्दन नहीं थी। गर्दन का मतलब जो गर्दन का हिस्सा होता है, ये ऊपर का पूरा था ही नहीं, पूरा जो सर वाला धड़ था वो नहीं था। और उसकी जो मतलब ये अंगुलियां थी, अंगुलियां भी काट ली गई थी। हाथों की अंगुलियां काट दी गई थी, पैर की अंगुलियां काटी गई थी, और गर्दन काट दी गई थी। और उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो जो लड़की थी एकदम नग्न अवस्था में थी, जिसको देखने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। और जो लड़की की जो बॉडी थी, लड़की थी या औरत थी ये कहना मुश्किल था, लेकिन जो उसकी बॉडी थी, उस बॉडी को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये कई दिनों से यहीं पर फेंकी हुई है। लोग देखते हैं और उसके बाद थाने में फ़ोन करते हैं, उसी मटौना थाने में। जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के बाद उसकी जब वहाँ के जो एसआई होते हैं मटौना थाने के, वो पहुँचते हैं मौके पर,
और अपने दलबल के साथ। और फिर वहाँ पर जब देखते हैं वो, तो देखने के बाद वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या? एक बॉडी है जिसका ना ही धड़ है और ना ही फिंगर है। अब उस लड़की की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, ना उसके बदन पे एक भी कपड़े थे। तो जब इस कंडीशन में बात आती है, तो फिर उसको बॉडी को लोग अभी लेके जाने ही वाले थे पोस्टमार्टम के लिए, तब तक वहाँ पर एक और फ़ोन आता है, और वो आता है बगल के गाँव से। जो बगल का गाँव था, उसी गाँव से आता है जब फ़ोन, तो फिर वो लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो फ़ोन करने वाला शख्स था ऐसी बात बोला था, जिसको सुनने के बाद जो एसआई साहब थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ पर एक लड़की का सर पड़ा हुआ है। जब ये बात वो सुनते हैं, तो भागे-भागे उस जगह पे जाते हैं जहाँ से वो व्यक्ति फ़ोन किया रहता है। तो फ़ोन करने के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते हैं, तो जो ऐसा लग रहा था कि ये उसी महिला का सर है, जिस महिला की गर्दन में कोई भी सर नहीं था। जब उसको लाया जाता है और देखा जाता है, देखने के बाद जब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और तमाम जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो होती है, और होने के बाद इधर जो पुलिस है अपनी दबिश डाल रही है और अपने हिसाब से सारी चीज़ें छानबीन करने की कोशिश करती है। जब छानबीन करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस परेशान है कि आखिर इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए? क्योंकि ना ही बदन पे एक भी कपड़े थे, ना ही फिंगर मिल रही थी। अब कोई बिना फिंगर के और बिना सिर के, पहले तो सिर नहीं था लेकिन सिर मिल जाता है। लेकिन किसी भी एंगल से उसकी तफ्तीश नहीं हो पा रही थी, तो अब इसीलिए बड़ा थोड़ा-सा दिक्कत का मामला था। अब जो वहाँ के एसआई साहब हैं वो परेशान हैं। अब वो अपने तरीके से, पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अगल-बगल के थानों में इन्फॉर्म करते हैं कि कहीं किसी की गुमशुदगी तो नहीं है। उस गाँव के लोगों से पूछताछ हो रही है कि आप लोग इस महिला को जानते हैं? तो कोई भी ना जानने के लिए सर हिला देता है कि हाँ, वो इस महिला को नहीं जानते, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। अब पुलिस अपने हिसाब से छानबीन कर रही है, वक़्त गुज़र रहा है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। ये बात कर रहा हूँ मैं 27 सितंबर 2023 की बात है। आज से महज़ कुछ महीने ही पहले की ये बात है। कुछ महीने मैं कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि जो पिछला महीना बीता है, इसी महीने की बात है। जब इधर जाँच हो रही है, जाँच-पड़ताल जारी है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं जब मिल रहा है, अब पुलिस हार थक जाती है, तब तक ये जो मामला था, ये इतना हाइलाइट होने लगता है धीरे-धीरे, मीडिया में पहुँच जाता है, और मीडिया में पहुँचने के बाद ये मामला सीधा-सीधा एसपी साहब के पास पहुँच जाता है। उस टाइम पे जो वहाँ के एसपी थे, वो थे अंकुल अग्रवाल जी। एसपी साहब अपने हिसाब से जब छानबीन करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं बांदा की नहीं है, बल्कि बांदा से सटा हुआ ही मध्य प्रदेश पड़ता है, और मध्य प्रदेश का जो ज़िला है छतरपुर, ये छतरपुर वहीं पे पड़ता है। अब कहीं न कहीं ये उनको ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं मामला कहीं छतरपुर का तो नहीं है। अब ये अपने हिसाब से छानबीन करते हैं और वहाँ के भी थानों में इन्फॉर्म करवाते हैं कि यहाँ पर कोई गुमशुदगी की तो रिपोर्ट नहीं दायर हुई है। अब जब इस बात की जब तफ्तीश वहाँ पे शुरू होती है, छानबीन शुरू होती है, जाँच-पड़ताल शुरू होती है, तो वहाँ पर एक मामला निकल कर के आता है, और एक मामला वो निकल के आता है कि एक महिला जिसकी जिसका नाम माया है, और ये माया कुछ दिनों से गायब है, और गायब की ही रिपोर्ट महिला की आई है। और यहाँ पर जो लोग हैं, वो उसके परिवार के ही लोग थे। यानी कि उसका एक बेटा, जिस 2 बेटे हैं, जिसका नाम सूरज और ब्रजेश है, और पति है जिसका नाम राजकुमार अहिरवार है, और एक भतीजा भी है उसका। ये सभी लोग हैं, और इधर ये जो महिला है, ये जो माया, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दायर हुई है। अब ये मामला जब सामने आता है, तो फिर जो पुलिस है वो कहीं न कहीं सोचने लगती है, और उस महिला की फ़ोटो मँगाती है, और फ़ोटो मँगाने के बाद से उसके घर से जब फ़ोटो मँगाती है, जब जाँच-पड़ताल आगे होती है, बढ़ती है, तो फिर पता चलता है कि कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति हैं, इनकी जो लोकेशन है फ़ोन की, ये जहाँ पे वो महिला मरी है, वहीं पर की दिखा रही है। यानी कि ये जो 4 लोग हैं, मैंने आपको बताया, ये चारों लोगों के फ़ोन की जो लोकेशन है, ये वहीं पर ट्रेस हो रही थी। अब इसी पर शक पुलिस का गहरा हो जाता है, और जो अंकुल अग्रवाल है, यानी एसपी साहब थे, वो उनको उठा करके और लाते हैं इसे अपने थाने में, यानी कि मटौना थाने में, और वहाँ पर पूछताछ की जाती है। अब कुछ लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि वहाँ के
उस प्रदेश का घटना इधर कैसे आ जाएगी। तो वो अधिकारियों की बात है, वो चाहे जैसे भी अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या फिर उनका वो लॉजिक है। तो वो वहाँ से लाते हैं और यहाँ पर जब पूछताछ जब शुरू होती है तो जो परिवार के लोग हैं, वो एक नई कहानी बताते हैं। वो अपना गुनाह तो कबूल कर ही लेते हैं, एक नई कहानी सुनाते हैं। और नई कहानी में वो बताते हैं कि यानी कि जो राजकुमार अहिरवार हैं, इनके ये पहले से शादीशुदा होते हैं और शादीशुदा होने के बाद इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, यानी कि इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद ये अकेले हैं और इनके 2 बेटे भी हैं। अब 2 बेटों की परवरिश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए और इसी बीच इनकी मुलाकात माया से होती है। माया भी विधवा थी और विधवा के नाते उसको भी सहारे की ज़रूरत थी और इनको भी सहारे की ज़रूरत थी। दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, ये दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पसंद करने के बाद मामला शादी तक पहुँचता है और ये उनके बेटों को भी बहुत ज़्यादा मानती थी। मानने के बाद जो ये सिलसिला है, वो विवाह में तब्दील जब होता है, तब्दील जब विवाह में हो जाता है तो फिर ये जो माया है अब राजकुमार के घर पे आ जाती है। वक़्त गुज़रने लगता है और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो महिला है, वो बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी, मानती थी, दुलार करती थी। अब एक दिन जो बेटा है यानी कि छोटा जिसका नाम ब्रिजेश है, ये उदास था। उदास वो इस कदर बैठा हुआ था कि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब उसके पिता उससे पूछ रहे हैं कि आखिर बात क्या है बताओ? क्यों तुम इतने उदास बैठे हो? जब ये बातें उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, लेकिन जब राजकुमार जी ये पूछते हैं बार-बार एक ही बात, तो उनका जो लड़का है वो रोने लगता है। और रोने लगता है तो फिर वो उसको संभालते हुए समझाते हैं। उसको कहते हैं कि आखिर क्या हुआ? जब ये बातें वो पूछते हैं तो फिर वो लड़का फपक-फपक के रोने लगता है और रोने के बाद वो कहता है कि जिससे आप शादी किए हैं वो औरत सही नहीं है। जब ये बात वो सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर उससे कहते हैं कि बात क्या है? तो वो कहता है कि मैं उसको माँ की नज़र से देखता हूँ, लेकिन वो मुझे गंदी नज़रों से देखती है और मैं मुझसे संबंध बनाने के लिए कह रही है। अब मैं संबंध बनाने से मना कर किया हूँ तो फिर कह रही है कि मैं तुम्हें फँसा दूँगी। तब आप मुझे धमकियाँ दे रही हैं। जब ये बातें वो सुनता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। कहता है अच्छा ठीक है। फिर कहीं न कहीं उसका जो शक है अपनी पत्नी के प्रति गहरा होने लगता है और ये अपने बेटे पर और अपनी पत्नी पर ध्यान देने लगता है। लेकिन जब ध्यान देता है तो यहाँ पर तो माजरा कुछ और ही निकल कर के आता है। जो उसका बड़ा बेटा था सूरज, सूरज और उसकी माँ यानी कि जो माया, सौतेली माँ है माया, ये दोनों एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते मिलते हैं उसको। और जब इस चीज़ को वो देखता है तो वो एकदम सन्न-सा रह जाता है कि आखिर ये क्या? वो तो उसको लगा था कि वो उसका छोटा बेटा ही उसका शिकार होने वाला है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है और वो तो बड़ा बेटा भी उसका शिकार हो चुका है। जब दोनों संबंध बना रहे हैं तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है, काफ़ी समझदारी से काम लेता है और उसके बाद वो शांत रहता है और शांत होने के बाद जब वो संबंध बना करके एक दूसरे से अलग जब होते हैं तो फिर वो कुछ समय बाद अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को लेकर के बाहर बैठ करके दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और तीनों बच्चे बैठे हैं और बैठने के बाद तीनों यानी कि जो ब्रिजेश है, सूरज है और ये राजकुमार, ये तीनों लोग बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई भी इस महिला का शिकार होने वाला है और मैं बहुत गलत औरत से शादी कर लिया हूँ। कहीं न कहीं ये हवस की भूखी है। अब जब ये बातें वो बच्चे सुन रहे हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, गलती हो ही गई है, इस महिला को रास्ते से हटा देते हैं। जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो फिर बच्चे भी तैयार हो जाते हैं। पहले तो सकपकाते हैं लेकिन फिर बाद में वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद फिर वो एक पिकअप मँगाते हैं और पिकअप मँगाने के बाद वो घूमने का बहाना करके वो निकलते हैं और निकलने के बाद वो जब दूर इलाके में पहुँचते हैं, देखते हैं सुनसान इलाका है, तो उस औरत को अ, उसकी नाक को दबा करके यानी कि और उसकी मतलब कि ऐसा हत्या कर देते हैं उसकी, गला दबा करके। जब वो मर जाती है तो फिर अब सोचते हैं कि आखिर अब क्या करें? अब ऐसे तो करने से परेशान हो जाएँगे और ये पहचान में आ जाएँगे, हम पकड़े जाएँगे। लेकिन अब वो करें भी तो क्या करें? इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना इसका सर काट दें। सर को काट करके लेके जाते हैं और वो अपने इलाके में यानी कि जो उसका इलाका होता है 2 सरहद वाला, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश की जो सरहद है, उसी सरहद पे एक वो छतरपुर में वो सर को फेंकता है और उसी
मटौन थाना यानी कि जो चमराहा गांव है, उसी गांव में उस बॉडी को ले जा करके फेंकता है और फेंकने के बाद उसके फिंगर को काट लेता है ताकि कोई भी सबूत ना मिल सके। अब ये पूरा मामला सामने जब आता है पुलिस के, तो सभी लोग हैरान है, परेशान है कि आखिर एक औरत से पीछा छुड़ाने के लिए लोग इस हद तक गए। मामले को थाने में भी लाया जा सकता था, लेकिन थाने में लाने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसी डर से वो इतना बड़ा फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद आज वो पुलिस की गिरफ्त में है और गिरफ्त में होने के बाद वो आज सलाखों के पीछे। बाकी जो सजा है वो तो कोर्ट तय करेगा कि उनको सजा क्या मिलेगी। और बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप पहले उसके बारे में पता कर लें कि वो इंसान कैसा है, उसके बाद उस पर आप धीरे धीरे भरोसा करें। जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला काफी घातक होता है, तो इसीलिए किसी भी फैसले को लेने से पहले आप उसको 10 बार सोचिए कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो आज की कहानी काफी लंबी हो चुकी है, इसमें कमेंट का जो सिलसिला है मैं सोच रहा हूँ बोल ही दूं, क्योंकि कुछ भाई हमारे हैं जो नाराज भी हो जाते हैं। तो इसमें है सुरेश सिंह, नासिर पठान, रविंद्र सिंह, संजय कुमार, संजय मंसूरी, ये हैं गुजरात सूरत से, अर्जुन कुमार गुप्ता कानपुर से, मिराज खान सऊदी अरबिया से, कुंदन पाल, कर्मजीत भुल्लर और एक है सनातनी आईडी। इनका जो सनातनी भारतीय सनातन इनकी आईडी है। ये तमाम जितने भी लोग कमेंट किए हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सभी लोगों का सदैव आभारी रहूंगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।